हाय दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी पर। दोस्तों, आज मैं आपको जसविंदर सिंह की आप बीती कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए दोस्तों, आज ये कहानी हम सुनेंगे जसविंदर सिंह के नजरिए से। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम जसविंदर सिंह है। लोग प्यार से मुझे जस्सी भी बुलाते हैं। दोस्तों, पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। मैं अपने ट्रक के साथ पंजाब के इस पार से उस पार सामान ढोता हूं। अमृतसर से लुधियाना, जालंधर से पठानकोट, पटियाला से भटिंडा, सब रूट्स याद हैं मुझे जैसे मेरी हथेली पर गुदे हो। पर भाई, एक रात, उस रात का किस्सा सुनोगे तो यकीन नहीं करोगे। वो सब बहुत डरावना था। मेरी तो आज भी रात को अकेले उस जगह से गुजरने की हिम्मत नहीं होती। उस रात का मौसम कुछ अजीब था। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता था। दिन तो गर्मी का एहसास दे गया था, पर रातें अब ठंडी होने लगी थी। मैं अमृतसर के एक गोदाम से लुधियाना के लिए कपड़ों का बोरा लादकर चला था। नेशनल हाईवे पर तो सब ठीक था, पर जल्दी पहुंचने के चक्कर में मैंने पुराने ग्रामीण रास्ते का चुनाव किया, जो अमृतसर से निकलकर खेमकरन साहिब के पास से होते हुए रायकोट की तरफ जाने वाला कच्चा पक्का रास्ता था। धीरे धीरे अंधेरा घिर चुका था। आज चांदनी भी कुछ कम थी। दोनों तरफ फैले हुए थे विशाल सरसों के खेत। अभी फूल नहीं खिले थे, पर पौधे हरे भरे थे और ऊंचे हो रहे थे। रात की हवा में उनकी हल्की खुशबू तैर रही थी। तभी अचानक मेरा पुराना ट्रक हिचकियां लेने लगा। इंजन की आवाज बदल गई। डैशबोर्ड पर एक लाइट जल उठी। ओए नहीं यार, अभी बंद मत होना, मैं बुदबुदाया। मगर ठीक एक खेत के किनारे ट्रक धीरे धीरे रेंगता हुआ रुक गया। यहां सड़क थोड़ी संकरी हो गई थी। आसपास कोई गांव नहीं था, बस चारों तरफ लहराते सरसों के खेत थे, जो अंधेरे में किसी अदृश्य समुद्र की तरह लग रहे थे। मैंने जल्दी से अपने मोबाइल से अपने मैकेनिक बंटी सिंह को फोन किया, जो मजीठा में रहता था। अरे जस्सी भाई, अब कहां फंस गए? अरे बंटी यार, यह ट्रक आज फिर खराब हो गया, मगर मैंने तुझे लोकेशन भेज दी है। रुको मैं देखता हूं, तुम होल्ड पर रहो, बंटी ने जवाब दिया। तभी बंटी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, जस्सी भाई, तुम भगतपुरा के पास वाले सरसों के खेत वाले इलाके के आसपास हो क्या? बंटी की आवाज में एक अजीब सी हिचक थी। हाँ यार, खेमकरन साहिब से थोड़ा सा आगे, मैंने बताया। बंटी ने गहरी सांस ली। ठीक है, घबराओ मत। पर भाई साहब, वहां तो खैर कोई बात नहीं, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूं। आप ट्रक से बाहर मत निकलना, अंदर ही बैठे रहना। ये कहकर बंटी ने फोन काट दिया। मगर आज उसकी बातें बहुत अजीब लग रही थी। बंटी की बातें दिमाग में गूंज रही थी। मैं सोचने लगा, आखिर आज वो ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहा था, क्यों बोल रहा था वो ऐसे? मैं इंजन बंद करके अंदर बैठ गया। हेडलाइट्स बुझा दी ताकि बैटरी खत्म न हो। सिर्फ केबिन की हल्की अंदरूनी लाइट जल रही थी। बाहर का अंधेरा और भी गहरा लगने लगा। अब ये सन्नाटा मुझ पर दबाव डाल रहा था। सरसों के पत्तों के हिलने की सरसराहट भी अब डरावनी लग रही थी। मैं खिड़की खोलकर बाहर झांकने लगा। तभी एक तेज ठंडी हवा के झोंके ने मेरे चेहरे को छुआ। तभी अचानक मेरी नजर दूर खेतों में अटक गई। करीब 100 गज की दूरी पर सरसों के खेतों के बीच एक लंबा, बेहद पतला साया खड़ा था, मानो कोई आदमी हो। पर वो आकृति इतनी सूक्ष्म और लंबी थी कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने कागज पर पेंसिल से एक पतली रेखा खींच दी हो। उसका रंग अंधेरे से भी गहरा था, बिल्कुल स्याह। वो हिल भी नहीं रहा था, वो बस खड़ा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये कोई किसान है? अगर हाँ, तो इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने अपनी आंखें मली और जब दोबारा देखा तो वो साया खिसककर मेरी तरफ आगे बढ़ने लगा। वो बहुत धीरे धीरे, बिल्कुल सीधी रेखा में सीधे ट्रक की तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई लड़खड़ाहट नहीं, बस लगातार मशीनी की तरह मेरी ओर बढ़ रहा था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तेजी से खिड़की बंद कर दी और दरवाजे लॉक कर दिए। वो साया धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। पहले 50 गज, फिर 30 गज। उसके करीब आने के साथ ही केबिन के अंदर एक अजीब सी गंध फैलने लगी थी। तीखी, चुभने वाली, बिल्कुल ताजी कुटी हुई हरी मिर्च की गंध। मिर्च की धूल जैसी, जो नाक में चुभ जाती है और आंखों में पानी ला देती है। मैं खांसने लगा और आंखें जलने लगी। मगर ये गंध कहां से आ रही थी? खिड़कियां तो बंद थीं। मैंने अपनी शर्ट का कॉलर नाक पर दबा लिया, पर गंध और तेज होती जा रही थी, जैसे कोई मिर्च का झोंका सीधे मेरे चेहरे पर फेंक रहा हो। बाहर वो पतली सी छाया अब सिर्फ 10-15 गज दूर थी। मैं उसकी आकृति को स्पष्ट नहीं देख पा रहा था। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक लंबा,
अंधेरे से बना पतला खंभा जो चल रहा था। उसकी उपस्थिति से हवा भी ठंडी हो गई थी। तभी अचानक किसी ने ड्राइवर सीट के बगल वाले दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी। मेरा खून सूख गया, मैं बिल्कुल जम गया, सांस रुक सी गई। मेरी नजरें सीधे उस दरवाजे पर टिक गईं। मगर अब खटखटाहट बदल गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई लंबे नुकीले नाखूनों से धातु के दरवाजे को खरोंच रहा हो। आवाज कर्कश, रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। वो मिर्ची की गंध अब दम घोटने वाली हो चुकी थी। मेरी आंखों से पानी बह रहा था, गला जल रहा था। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि क्या करूं। बंटी को फोन करूं, पर मोबाइल सिग्नल गायब हो चुका था, नेटवर्क नहीं था। खरोंचने की आवाज अचानक बंद हो गई, मगर मिर्च गंध अब भी आ रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से धीरे धीरे खुद को दरवाजे से दूर खींचा और ड्राइवर सीट की खिड़की की तरफ झुका। बाहर झांकने के लिए मुझे स्टीयरिंग व्हील के ऊपर से देखना पड़ा। मैंने खिड़की पर नजर डाली और मेरी सांसें अटक गईं। खिड़की के बाहरी शीशे पर, ठीक मेरे चेहरे के सामने वाली जगह पर 3 हथेलियों के निशान थे। लेकिन ये साधारण निशान नहीं थे, वे चमकीले लाल थे, जैसे कोई ताजी, गीली, कुटी हुई मिर्च के घोल में अपनी हथेलियां डुबोकर शीशे पर छाप छोड़ गया हो। रंग इतना तीखा लाल था कि हल्के से बाहर पड़ने वाली चांदनी में भी चमक रहा था। उन निशानों से धीरे धीरे लाल रंग की बूंदें नीचे की तरफ बह रही थी, जैसे वो मिर्च नहीं खून हो। पर वो खून नहीं था, वो मिर्च का रस था। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज गले में ही अटक गई। पीछे हटा तो मेरी पीठ सीट से टकराई। दिल धड़क रहा था मानो छाती फाड़कर बाहर निकल आएगा। मैंने आंखें मूंद ली। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब मेरे मन का वहम है। इसके बाद मैं नहीं जानता कि कितनी देर बाद मेरी आंख खुली। चिड़ियों की चहचहाहट और दूर से आती एक ट्रैक्टर की आवाज से केबिन में पसरा सन्नाटा अब टूट रहा था। धुंधली सुबह की रोशनी खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। मैं झटके से उठ बैठा। सबसे पहले मेरी नजर खिड़की पर गई। वो लाल हथेलियों के निशान अब गायब हो चुके थे, जैसे कभी थे ही नहीं। मैंने खिड़की को छुआ। वह अब बिल्कुल सूखी और साफ लग रही थी। उस तीखी मिर्ची की गंध का भी कोई नामो निशान नहीं था। बाहर सरसों के खेत सुबह की हल्की धूप में शांतिपूर्ण दिख रहे थे। क्या ये सब एक बुरा सपना था? इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तभी एक पुराना ट्रैक्टर खड़खड़ाता हुआ आया और मेरे ट्रक के पास रुक गया। उसमें 2 बुजुर्ग किसान बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता और जिज्ञासा थी। ओए सरदार जी, सब ठीक तो है? रात भर यहीं रुके थे क्या? उनकी आवाज में वही अजीब सी हिचक थी जो बंटी की आवाज में थी। मैंने दरवाजा खोला। मेरा शरीर अब भी थोड़ा कांप रहा था। हाँ भाई साहब, कल रात मेरा ट्रक खराब हो गया था। जब से मैं यहीं फंसा हुआ हूँ। दोनों किसानों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दूसरे किसान ने, जिसकी दाढ़ी सफेद थी, धीरे से पूछा, रात को कुछ दिखा तो नहीं? मेरी सांस थम सी गई। मैंने झिझकते हुए पूछा, कुछ से आपका क्या मतलब है? पहले किसान ने हिचकिचाते हुए बोला, यहाँ इसी खेत के पास कई साल पहले की बात है। एक मिर्ची का व्यापारी था। उसका नाम था करतार सिंह। अच्छा आदमी था। उसे यहीं बेरहमी से लूटकर मार डाला गया था। पैसे के लिए नहीं, बदले की भावना से। कहते हैं उसका कातिल उसका ही भतीजा था, जिसे उसने पाल पोसकर बड़ा किया था। पर वो लड़का नशेड़ी और जुआरी निकला। चाचा ने उसे घर से निकाल दिया था। सफेद दाढ़ी वाले किसान ने आवाज फुसफुसाते हुए आगे कहा, वो लड़का रणजीत, उसने इसी जगह अपने चाचा को घेर लिया था। उसकी पूरी मिर्ची की बोरी, जो ताजी कुटी हुई थी, उसके चेहरे पर उड़ेल दी। आंखों में, मुंह में, नाक में। फिर उसे चाकू से मार डाला। बहुत खून बहा था। पुलिस ने रणजीत को पकड़ लिया, पर कहते हैं करतार सिंह की आत्मा यहीं भटकती है। एक लंबा सा साया, और जब वो आता है तो हवा में तेज मिर्ची की गंध फैल जाती है। उसे कई ड्राइवरों ने देखा है, खासकर जब ट्रक खराब होकर रात को यहां रुकता है। क्या कल रात तुमने भी कुछ देखा था? मैं बोल नहीं पा रहा था। मेरी सांस तेज हो गई। उनका वर्णन, वो लंबा साया, वो तीखी गंध, खिड़की पर वो लाल निशान, सब कुछ सही बैठ रहा था। ये कोई सपना नहीं था। मैंने कांपती आवाज में बस इतना कहा, हाँ, मैंने भी उसे कल रात देखा था। दोनों किसानों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया और बोले, तुम्हारा मैकेनिक आ रहा होगा। जान प्यारी है तो जल्दी यहां से निकल जाओ बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। इसके बाद बिना एक शब्द कहे वो ट्रैक्टर लेकर तेजी से वहां से चले गए। करीब आधे घंटे बाद बंटी अपनी गाड़ी में आ पहुंचा। उसके चेहरे पर भी चिंता थी। क्या हुआ जस्सी, सब ठीक तो है ना? मैंने सिर्फ सिर हिला दिया।
मेरी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बंटी समझ गया था। उसने गंभीर होकर कहा, जस्सी यहां से चलने में ही भलाई है, ये जगह अच्छी नहीं है। उसने ट्रक की जांच की। समस्या छोटी सी थी, फ्यूल लाइन में एयरलॉक। कुछ ही मिनटों में उसने उसे ठीक कर दिया। इंजन दोबारा चालू हुआ तो जैसे मुझे नई जान मिल गई। मैं बंटी को पैसे देने लगा तो उसने मना कर दिया। नहीं यार, रख ले, वह बोला। बस एक बात याद रखना। उसने मेरी तरफ गंभीरता से देखा। किसानों ने तुम्हें करतार सिंह के बारे में बताया होगा, पर वो पूरी कहानी नहीं बताते। रंजीत जिसने उसकी हत्या की, वो जेल में है, ये सही बात है, पर कहा जाता है कि करतार सिंह का साया सिर्फ अपनी मौत का दुख नहीं दिखाता, वो उन लोगों को चेतावनी भी देता है जो उस रास्ते से गुजरते हैं। चेतावनी? कैसी चेतावनी? मैंने पूछा। बंटी ने आवाज धीमी और डरावनी करते हुए कहा, कहते हैं जिसे भी वो साया दिखता है, जिसे वो मिर्ची की गंध आती है, अगर उस व्यक्ति के दिल में कोई गहरा पाप छिपा हो, कोई ऐसा काम जो उसने किया हो और उसके बारे में किसी को न पता हो, खासकर परिवार के साथ विश्वासघात का, तो करतार सिंह का भूत उसे चिन्हित कर देता है उन लाल निशानों से, और फिर कुछ समय के अंदर ही उस व्यक्ति की मौत उसी तरह होती है जैसे करतार सिंह की हुई थी, घुट घुट कर। ये सिर्फ एक किस्सा हो सकता है जस्सी, पर यहाँ के लोग इसे मानते हैं। तुम्हारी खिड़की पर कुछ निशान दिखे थे क्या? मैं स्तब्ध रह गया। मेरे दिमाग में तुरंत एक छवि कौन थी। 5 साल पहले मेरे छोटे भाई की दुकान, उसकी मुश्किल घड़ी, उसके पीछे पड़े साहूकार, और वो पैसे जो मैंने उसकी पत्नी को बिना बताए उसकी गहने गिरवी रखकर निकाले थे, जिसका खुलासा कभी नहीं हुआ। उसने कभी नहीं पूछा, शायद उसे शक भी नहीं हुआ। एक विश्वासघात परिवार के साथ। मेरा चेहरा फंका पड़ गया। मैं बंटी की तरफ देख नहीं पा रहा था। उसने मेरी चुप्पी और मेरे चेहरे के रंग को देखकर सब कुछ समझ लिया। उसने सिर हिलाया और एक अजीब सी करुणा भरी नजर से मुझे देखा और बोला, भगवान तुम्हारी रक्षा करे जस्सी भाई, सावधान रहना। ये कहकर बंटी चला गया। मैं ट्रक में बैठा रहा। इंजन चल रहा था, पर मेरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। सुबह की धूप अब भी खेतों पर बिखरी थी, पर मेरे लिए वो जगह हमेशा के लिए अंधकार में हो चुकी थी। सिर्फ उस लंबे साए का डर नहीं था, अब वो लाल हथेलियों के निशान तो गायब हो गए थे, पर बंटी की बातें और मेरा अपना छिपा हुआ पाप, वो एक नया गहरा डर बनकर मेरे अंदर घर कर गया था। क्या वो सच में एक चेतावनी थी? क्या वो मिर्ची वाला साया सिर्फ भूत नहीं, बल्कि किसी दैवीय प्रतिशोध का दूत था? मैंने गियर डाला और ट्रक को हाईवे की तरफ मोड़ा। लुधियाना पहुंचकर मैंने सामान उतार दिया, पर उस दिन के बाद से मैं अकेला ड्राइव करते हुए कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरा। और हर बार जब रात होती है, खासकर ठंडी रातों में जब हवा चलती है, मुझे लगता है कि कहीं दूर सरसों के खेतों में एक लंबा पतला साया खड़ा है और हवा में मिर्ची की तीखी गंध घुलने लगी है, और मैं डर के मारे अपनी खिड़की की तरफ देखता हूं, कहीं उस पर फिर से लाल हथेलियों के निशान तो नहीं उभर आए। सच कहूं भाई साहब, ये सिर्फ किस्सा नहीं है, ये मेरे जीवन का सबसे डरावना सच है। आज भी जब मैं सोने जाता हूं, कभी कभी उस खरोंचने की आवाज की याद आ जाती है और वो तीखी मिर्ची की गंध मेरी नाक में चुभने लगती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप में से कोई भी पंजाब के सरसों के खेतों से गुजरे, खासकर रात को खेमकरन साहिब और भगतपुरा के बीच वाले सुनसान रास्ते पर, सावधान रहना, अपनी खिड़कियां बंद रखना, और अगर तुम्हारे दिल में भी कोई गहरा रहस्य छिपा है तो वहां रुकना मत, क्योंकि मिर्ची वाला साया वो सिर्फ भूत नहीं हो सकता, वो एक चेतावनी है और शायद एक सजा भी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी यह कहानी आपको? क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई डरावनी जगह है जिसके बारे में आप जानते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही और भी कहानियां लाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ।